हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, पिछला जो वीडियो था वो संपूर्ण इतिहास का वीडियो था, जिसमें हमने सारे डेटा जो एंशियंट और मिडुअल के थे उनको डिस्कस किया था। अभ्यर्थियों को खासा पसंद रहा और उसमें कमिटमेंट भी की थी कि आधुनिक भारत का इतिहास 1857 की क्रांति से भारत की आज़ादी तक का संपूर्ण इतिहास एक ही वीडियो में निचोड़ कर रख दूंगा। तो बस वही शुरुआत करने जा रहे हैं। संपूर्ण आधुनिक भारत का इतिहास एक ही वीडियो में निचोड़ खत्म करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जितने भी सुपर फैक्ट्स होंगे सारे के सारे डिस्कस होंगे और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये सारे फैक्ट्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लल्लन टॉप हैं। एग्जामिनर्स भी चूकते नहीं हैं इन क्वेश्चन के देने के सिवाय किसी और क्वेश्चन पर जाना, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को रखते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और लाइक पहले ही कर देना। वीडियो के भावनाओं में खो जाओगे तो लाइक नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अब वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर स्क्रीन पर आ जाता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। जी हाँ दोस्तों, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है 1857 में ये स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया गया, लेकिन ये एक प्रकार से बहुत सारे विद्वानों ने इसको विद्रोह भी माना है। अब देखिए, इसमें चर्चा करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण जो 1885 से 1905 ईस्वी तक होगा। देखिए, 1857 का जो भारतीय प्रथम स्वाधीनता संग्राम है उसके अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की हम बात कर लें, चूंकि इसमें मैं पीडीएफ अटैच करना थोड़ा सा मिस कर गया, चूंकि मैंने सोचा था कि 1857 का स्वाधीनता संग्राम भी डिस्कस होगा, लेकिन मैं उसके फैक्ट्स आपको बता दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके प्रमुख कारण पूछे जाते हैं, जिसमें राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, तात्कालिक कारण। तो जो तात्कालिक कारण था वो चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग था। एक्चुअली 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई थी। इसके पश्चात विद्रोह दिल्ली और हिंदुस्तान के अन्य भागों में फैल गया था। अगर धार्मिक कारण की बात करें तो 1856 के धार्मिक नियोग्यता कानून के तहत ईसाई धर्म को ग्रहण करने तथा शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पाने की सुविधा थी। अगर इकोनॉमिकल रीजन की बात करें, आर्थिक कारण, तो अंग्रेजों ने भारत के पारंपरिक ढांचे का पूर्णतः विनाश कर दिया था। इसमें किसान, दस्तकार, शिल्पकार बड़ी संख्या में बेरोजगार हो गए थे। राजनीतिक कारण की अगर चर्चा करें तो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की व्यापकगत नीति और लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा अपनाई गई सहायक संधि नीति थी। कोई भी भारतीय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में सूबेदार से ऊंचे पद को ग्रहण नहीं कर पाता था। यह भी एक पॉलिटिकल रीजन रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें तो बंगाल की सेना में 60% से अधिक सैनिक थे और यूपी के अवध से भर्ती किए गए थे। 1857 के विद्रोह की प्रथम चिंगारी कहाँ पर फूटी थी, ये क्वेश्चन बनता है। तो बैरकपुर में, बंगाल में मुर्शिदाबाद के निकट फूटी। यद्यपि वास्तविक विद्रोह की शुरुआत मेरठ से ही मंगल पांडे द्वारा कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूसों का बम्पर विरोध किया था और ये यूपी के गाजीपुर जिले से थे। मई 1857 में मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों ने चर्बी लगे कारतूसों को प्रयोग करने से इनकार कर दिया था और सैनिकों को सैनिक न्यायालय ने दीर्घकालीन दंड भी दिया था। और 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों ने खुला विद्रोह किया और अपने अधिकारों पर गोलियां चलाई तथा अपने आप साथियों को जेल से मुक्त कराकर दिल्ली की ओर बढ़ने लगे थे। ये कुछ झलकियां हैं जिनके बारे में चर्चा हमने कर दी थी। अब देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात अगर हम करें तो पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में 34वीं रेजिमेंट इन्फेंट्री का जवान, ये क्वेश्चन पूछता है कौन सी रेजिमेंट इन्फेंट्री का जवान मंगल पांडे था। तो ये बैरकपुर की 34वीं याद रखना, 34वीं रेजिमेंट इन्फेंट्री का जवान मंगल पांडे था, जो कि 29 मार्च 1857 को अपने अधिकारी मेजर ह्यूसन को गोली मार दी थी और फिर लेफ्टिनेंट बाघ को भी गोली मारकर मार डाला था। परिणामतः 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को सैनिकों के समक्ष फांसी दे दी गई थी।
अब यहाँ पर अगर बात करें तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था, बहुत बार पूछा है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का तात्कालिक अध्यक्ष कौन था, मैगल्स था। पुरानी लोहे की बंदूक को क्या कहते थे, ब्राउन बैस। और नई किस्म की अत्याधुनिक राइफल को इनफील्ड। ठीक है, 1857 के विद्रोह के कुछ केंद्र विद्रोही नेता और विद्रोह को कुचलने वाले अंग्रेज का नाम पूछता है। जैसे दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया था और जॉन हडसन ने इस विद्रोह को कुचला था। बरेली रूहेलखंड से खान बहादुर खान ने और विद्रोही नेता थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया था। कानपुर से नाना साहब जिनका मूल नाम धोंदू पंत था। तात्या टोपे जिनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था, इन्होंने किया था। और झांसी ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। और जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली खान ने। और फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला ने। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन बन जाया करते हैं। अब देखिए यहाँ से 1857 के जो ये मतलब स्वाधीनता संग्राम की अगर हम बात करें तो इसमें विभिन्न प्रकार के मत हैं। किसी ने इसको क्या कहा है कि यह एक सैनिक विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस ने कहा है। यह सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, वीर सावरकर ने कहा है। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, बेंजामिन बिगरैली ने कहा है। और 1857 का स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम ना प्रथम न राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, आरसी माजुमदार ने कहा है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो पूछ लिए जाते हैं। बस इतना मैंने ख़त्म कर दिया 1857 का जो प्रथम विद्रोह था या स्वतंत्रता संग्राम जो भी कह लें। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण हम स्टार्ट करने वाले हैं 1885 से 1905 ईस्वी के बीच। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। स्थान था बम्बई और गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक इसके A.O. ह्यूम थे, जिनका नाम एलन ऑप्टिवन ह्यूम भी इनको कहते हैं। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो बिमोश चंद्र बनर्जी थे। और दादा भाई नौरोजी की सलाह पर इसी सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम परिवर्तित करते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। भारत का तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन था, जिसके खुरापाती दिमाग की उपज थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना का विचार सर्वप्रथम डफरिन के मस्तिष्क में ही आया था। ठीक है, तो कुल मिला के सारे फैक्ट्स इसमें डिस्कस हो गए। उदारवादियों में प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, सुधींद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोविंद रनाडे, दीनसा वाचा, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, ये सब थे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन बनता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम 1887 में बदरुद्दीन तैबजी थे और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष 1888 में जॉर्ज यूले थे। बस इतने फैक्ट इसमें से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बाकी छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण जो 1905 से 1919 के मध्य है। देखिए राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरण को नव राष्ट्रवाद या उग्रवाद के उदय का काल माना जाता है। उसी समय स्वदेशी आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं की बात करें, इसको गरम दल कहेंगे। बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल, इससे ही क्वेश्चन बन जाता है। ये गरम दल वाले थे। देखिए 1884 में गणपति महोत्सव और 86 में शिवाजी महोत्सव, ये गोपाल कृष्ण गोखले ने नहीं शुरू किए, बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किए थे। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते। तो ये गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव ये किसने शुरू किया था? तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण के क्रांतिकारी आतंकवाद के प्रमुख केंद्र कौन थे? बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र थे। अब बंगाल विभाजन पे मैं आऊँगा फटाफट। देखिए 16 अगस्त 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन हुआ। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। बंगाल में राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने के उद्देश्य से ऐसा लॉर्ड कर्जन ने किया था। अब देखिए बंगाल विभाजन के विद्रोह में या विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा के बाद बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया।
स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलनों को उग्रपंथी नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष ने पूरे देश में फैलाया था। 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। अब मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में एक आयोजित बैठक में नवाब वकार उल मुल्क की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1808 में अमृतसर में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अक्सर पूछ लिया जाता है। इस मांग की पूर्ति शीघ्र ही 1909 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम, जिसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम द्वारा हुई थी। अब देखिए 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौते के पश्चात कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक ही मंच पर कार्य करने का फैसला कर लिया था। कामागाटा मारू प्रकरण, देखिए कामागाटा मारू प्रकरण 1914 ईस्वी में घटित हुआ। इस प्रकरण के अंतर्गत 1914 ईस्वी में भारतीयों के कनाडा प्रवेश को लेकर कुछ भारतीयों पर लगे प्रतिबंधों के विरुद्ध आंदोलन हुआ था। देखिए आंदोलन के नेताओं ने शोर कमेटी की स्थापना की। नेताओं में प्रमुख थे बलवंत सिंह, हुसैन रहीम और सोहनलाल पाठक। अब कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। देखिए राष्ट्रीय आंदोलन की उग्रता के साथ साथ कांग्रेसियों के उदारवादियों, जिसमें दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि थे, और उग्रवादियों लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक के मध्य मतभेद व्यापक हो जा रहे थे, जिसके परिणाम 1907 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी गुटों में विभक्त हो गया था। अक्सर क्वेश्चन बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बंटवारा दो बिंदुओं पर हो गया, एक नरमपंथी गरमपंथी। ये कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में घटना घटी थी। अब देखते हैं नरम गरम दल भाई अलग हो गए थे, तो ये एक भी होंगे। लखनऊ पैक्ट की बात आती है 1916 में। देखिए 1915 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना के व्यक्तिगत प्रयास से बंबई में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन साथ साथ हुए। दोनों संगठन पारस्परिक सहयोग द्वारा देश में संवैधानिक सुधार की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने हेतु सरकार पर दबाव की राजनीति करने पर सहमत हुए थे। मुस्लिम लीग और कांग्रेस द्वारा नियुक्त समितियों ने मिलकर एक संयुक्त योजना बनाई, जो 1916 ईस्वी के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में स्वीकृत हो गई थी। कांग्रेस लीग योजना लखनऊ पैक्ट कहलाती है। लखनऊ पैक्ट द्वारा कांग्रेस की पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग औपचारिक रूप से स्वीकार कर ली गई थी। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका कहा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ी सी बात कर लेंगे मार्ले मिंटो सुधार या भारतीय परिषद अधिनियम 1909। देखिए उद्देश्य सांप्रदायिकता की भावना को दृढ़ करना था और पृथक अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा मुसलमानों को प्रदान करना था, और इससे हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य मतभेद की खाई गहरी हो रही थी। ठीक है, दिल्ली दरबार कब हुआ? 1911 में हुआ। ये पॉइंट मिस हो रहा था। देखिए दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी ने भारत आगमन पर स्वागत हेतु दिल्ली दरबार का आयोजन भारत के वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय ने किया था। कौन आए थे? जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी, और 1911 ईस्वी में आए थे दिल्ली दरबार। ठीक है, भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय थे। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था और 1 अप्रैल 1912 को कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बना दिया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लखनऊ पैक्ट मैंने बता ही दिया। इसमें 1916 में लखनऊ में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंबिका चरण माजूमदार ने की थी। और इस अधिवेशन में 1907 ईस्वी में सूरत में जो कांग्रेस विभाजन हुआ था उसको रद्द कर दिया गया था। उग्रवादी उदारवादी को एक करने में तिलक ने और एनी बेसेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए लखनऊ अधिवेशन में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हो गया था, ऊपर मैंने बता दिया। अब होम रूल लीग आंदोलन 1916 में जो हुआ, देखिए सर्वप्रथम आयरलैंड के आयरिश नेता रेडमंड के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 के बेलगांव पूना में बाल गंगाधर तिलक ने की, जिसका कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर मध्य बरार था।
ठीक है, ये हो जाता है। और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा चरण, जो 1919 से 1947 तक चलेगा। लेकिन इसी बीच मैं बात करूंगा मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 में जो हुई थी। देखिए, उद्देश्य था भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, जिसमें शासक जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी हों। इस घोषणा को भारतीय उदारवादियों ने भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी। मॉन्टेग्यू जो घोषणा है 1917 की, इसको भारतीय उदारवादियों ने भारत का मैग्ना कार्टा, जी हाँ दोस्तों, भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी। अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या भारत शासन अधिनियम 1919 मतलब 1919। देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, भारतीय विधानमंडल को बजट पास करने संबंधी अधिकार पहली बार मिला, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रोविजन किया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार है, इसके अंतर्गत ये पॉइंट आते हैं। देखिए, 1919 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अमृतसर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में उग्रवादियों ने इस सुधार को अपर्याप्त, असंतोषजनक एवं निराशावादी बताया था। अत्यधिक मतभेद के कारण कांग्रेस में द्वितीय विभाजन हो गया था 1919 में। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण, देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण गांधी युग के नाम से जाना जाता है। 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से लौटकर मोहनदास करमचंद गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना पॉलिटिकल लीडर या राजनीतिक गुरु बनाया था। ठीक है, भारत वापसी के समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों में सहायता की, फलतः ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कैसर-ए-हिंद सम्मान से सम्मानित किया था। देखिए, गांधी जी ने भारत वापस आने पर 1915 ईस्वी में आगरा के समीप अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम स्थापित किया था। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत चोखा मार्क ये फैक्ट है कि भारत में 1917-18 में के दौरान गांधी जी ने चंपारण किसान आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन का सफल नेतृत्व किया था। जो चंपारण सत्याग्रह है वो पहला गांधी जी का सत्याग्रह है। अब रॉलेट एक्ट की हम बात करेंगे। बंगाल विभाजन तो हो ही गया था 1905 में, स्वदेशी आंदोलन हुआ और ये 7 अगस्त 1905 से प्रारंभ हुआ था। प्रचार प्रसार तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष ने की और टैगोर ने इसी समय आमार सोनार बांग्ला गीत लिखा था 1971 में, जो मतलब फ्री बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना है। 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम बात कर लेंगे कि यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह की मैंने बात कर ही ली, 1917 में हुआ। ठीक है, अंग्रेज बागान मालिक किसानों से एक जो है अनुबंध कर उन्हें अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से में नील की खेती अनिवार्य कर दिए थे। इसे 3 कठिया पद्धति भी कहते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब क्या था कि जमीन के 3/20वें हिस्से में आपको नील की खेती करनी ही करनी है। इसे 3 कठिया पद्धति कहते थे। चंपारण के राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी 1917 में चंपारण आए थे और गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह करने की धमकी दी थी। अंततः बागान मालिक अवैध वसूली की 25% रकम वापस करने को तैयार हो गए थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब खेड़ा सत्याग्रह पर आता हूँ। देखिए, किसानों की फसल बर्बाद हो रही थी, सरकार किसानों से मालगुजारी वसूल रही थी, किसानों की मांग मालगुजारी माफ करने की। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर रहे थे कि अंग्रेजों द्वारा यहाँ पर गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला किसान आंदोलन यही था, खेड़ा सत्याग्रह, गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह। और इन्होंने प्रतिभाग जो किया था, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चंपारण सत्याग्रह में इन्होंने पहली बार प्रतिभाग किया था और जबकि पहला जो किसान सत्याग्रह था वो खेड़ा सत्याग्रह था, ये जो मतलब गुजरात में हुआ था।
अब दोस्तों यहाँ पर इसके पहले अहमदाबाद मिल मजदूरों का विद्रोह हुआ था। मिल मजदूरों का विद्रोह जिसको कहेंगे 1918 में हुआ था गुजरात में। देखिए, मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। प्लेग का प्रकोप खत्म होने पर मिल मालिक बोनस समाप्त करना चाहते थे, जबकि मिल मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। मजदूरों का कहना था कि उन्हें जो रकम मिल रही है वह प्रथम विश्व युद्ध 1914 के दौरान बढ़ी महामारी से कम है, अतः इसे वापस नहीं लिया जाना चाहिए थे। गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। अनसुईया बेन साथ में इनके थीं। अंततः ट्रिब्यूनल ने श्रमिकों को 35% बोनस देने का फैसला कर लिया था। तो कुल मिला के ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अहमदाबाद मिल मजदूरों का विद्रोह 1918 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। अब आते हैं रॉलेट एक्ट पर। देखिए, भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अथवा राष्ट्रीय विद्रोह को कुचलने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था। इसको बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा जाता है। भारतीयों ने इसे काला कानून की संज्ञा दी है। विद्रोह में गांधी जी ने क्या किया था? सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया था। सत्याग्रह सभा में जमनालाल दास, द्वारका दास, शंकर लाल बैंकर, उमर सोमानी आदि शामिल थे। गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध करने पर एनी बेसेंट ने गांधी जी को राजनीतिक बच्चा भी कहा था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गांधी जी को रॉलेट एक्ट के विरोध करने पर एनी बेसेंट ने इन्हें क्या कह दिया था कि ये राजनीतिक बच्चा है। अभी अगला फैक्ट लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ 1919 ईस्वी में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। देखिए, रॉलेट एक्ट जो मैंने ऊपर चर्चा की, इसके विरोध में जगह जगह पंजाब में जनसभाएं हो रही थी। इसी दौरान सरकार ने पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचली और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया था। देखिए, इसी गिरफ्तारी का विद्रोह करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को एक जनसभा अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित की गई। अमृतसर के फौजी कमांडर जनरल डायर ने इस सभा को घेर कर निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी। इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी थी। इस हत्याकांड के विरुद्ध बढ़ते जन असंतोष से भयभीत होकर सरकार ने लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की थी, जिसे हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है। अब खिलाफत आंदोलन पर आते हैं। 1919 से 1921 तक हुआ था। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और तुर्की के बीच होने वाले सेवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छिन गए और एक तरह से तुर्की का राज्य छिन्न भिन्न हो गया। 1919 ईस्वी में ब्रिटेन और फ्रांस ने तुर्की पर अधिकार कर इसे आधा आधा बांट लिया। 10 अगस्त 1920 को तुर्की का विभाजन हो गया। तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध भारत में सुन्नी जो मुसलमान थे, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन शुरू किया। आंदोलन ने उस समय अधिक जोर पकड़ लिया जब गांधी जी ने इसमें हिस्सेदारी की। तुर्की का सुल्तान सुन्नी जगत का सबसे बड़ा धार्मिक गुरु था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 1922 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया था, जब मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में खलीफा की सत्ता समाप्त कर दी गई। चलिए, असहयोग आंदोलन की बात करते हैं। 1 अगस्त 1920 को हुआ। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित करवाया था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। असहयोग आंदोलन पश्चिमी भारत, बंगाल और उत्तर भारत में पूर्ण रूप से सफल रहा। इस आंदोलन के दौरान अनेक वरिष्ठ वकीलों मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, CR दास, विट्ठल भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद आदि ने न्यायालयों का बहिष्कार कर इस आंदोलन में भागीदारी की। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि भी वापस कर दी थी। बहुत ज़्यादा मैं फैक्ट जहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, आप बोर तो नहीं हो रहे, इस वीडियो को पॉज कर लें थोड़ा सा आप अपने आप को मेंटेन करने के लिए। अब मैं बात करूँगा चौरी चौरा हत्याकांड की, जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। जी हाँ दोस्तों, चौरी चौरा हत्याकांड। देखिए, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, योगी बाबा वाला जो जिला है, उसमें चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलनकारी भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के भीतर जिंदा जला दिया था।
चौरी चौरा की इस घटना से गांधी जी इतना आहत हुए कि उन्होंने शीघ्र आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। आंदोलन समाप्त होते ही सरकार ने 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और असंतोष भड़काने के अपराध में 6 वर्ष की जो कैद की सजा भी सुना दी थी। अब देखिए स्वराज पार्टी का गठन। मार्च 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और CR दास ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी की राजनीति के फलस्वरूप ही भारतीयों को सर्वप्रथम सांसद बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल का केंद्रीय विधानमंडल में चुना जाना स्वराजियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 1923-24 में नगर पालिकाओं और स्थानीय निकायों के लिए हुए चुनाव में इन्हें विशेष सफलता प्राप्त हुई थी। देखिए कलकत्ता के जो मेयर CR दास हैं, अहमदाबाद के मेयर विट्ठल भाई पटेल, पटना के मेयर राजेंद्र सिंह और इलाहाबाद के मेयर पंडित जवाहरलाल नेहरू निर्वाचित हुए थे। अब क्रांतिकारी आंदोलन की हम बात करेंगे जिसमें काकोरी कांड आ जाता है। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ। देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो गठन 1924 में हुआ क्रांतिकारी संगठन था, कानपुर से। संस्थापक थे चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सान्याल। ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे। अब यही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन में डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर, अशफाकुल्ला फैजाबाद, रोशनलाल इलाहाबाद, राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा आदि पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह घटना काकोरी कांड के नाम से चर्चित है और इसमें जो है अब आगे देखते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्यों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में बहस के दौरान बम फेंका, जिसका उद्देश्य सरकार को आतंकित करना था। विधानमंडल पर बम फेंकते समय पहली बार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दे दी गई थी। देखिए तत्पश्चात हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के एकमात्र बचे सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद 27 फरवरी 1931 को पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इतनी चर्चा हो जाती है। अब मैं बात करूँगा साइमन कमीशन की, जो 3 फरवरी 1928 को आया था। देखो 1919 को भारत शासन अधिनियम और भारत में शिक्षा के विकास के अवलोकन हेतु गठित सर जॉन कमीशन की अध्यक्षता में साइमन आयोग के सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। इसलिए कांग्रेस ने इसे श्वेत कमीशन भी कहा था। साइमन कमीशन को कांग्रेस ने क्या कहा था? श्वेत कमीशन कहा था। और इसके विरोध में लाला लाजपत राय लाठी के द्वारा बहुत मार खाए थे और मारे गए थे। आयोग ने मई 1930 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट भी दी थी। और फिर इसके बाद मैं बात करूंगा 1928 ईस्वी में महत्वपूर्ण गुजरात के सूरत जिले में बारदौली सत्याग्रह की। देखिए बारदौली के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए कर के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह किया। अंततः सरकार ने जांच कराकर 30% लगान बढ़ोतरी में को घटाकर 6.03% कर दिया था। आंदोलन सफल होने पर सरदार की उपाधि महिलाओं ने दी थी, बारदौली की महिलाओं ने। अब नेहरू रिपोर्ट आती है 28 अगस्त 1928 को। देखिए साइमन आयोग की नियुक्ति के समय ही कंजर्वेटिव पार्टी अनुदार दल की सरकार में भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों के समक्ष एक चुनौती रखी कि वह एक ऐसा संविधान बनाकर तैयार करें जो सामान्यतः भारत के सभी लोगों को मान्य हो। तो 11 मई 1928 ईस्वी को मुंबई में हुई सर्वदलीय सम्मेलन में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति की स्थापना हुई, जिसके सदस्य थे सर तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, MS सरदार, मंगल सिंह, अली इमाम, GR प्रधान, कुरैशी। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने 28 अप्रैल 1928 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है।
अब देखिए जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला आ जाता है। जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की सुविधा ना दिए जाने पर मुसलमानों के 14 सूत्री मांग की एक सूची जारी की थी। मुस्लिम बहुमत वाले प्रांतों का पुनर्गठन, राज्यों की सभी सेवाओं में मुसलमानों के लिए पदों का आरक्षण आदि, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की सुविधा, केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों में मुसलमानों के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व, ये इसके 14 सूत्री मांगों के अहम बिंदु थे। अब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में। अध्यक्ष रहे नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू। देखिए नेहरू रिपोर्ट जिसको मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था पूरी तरह से निरस्त घोषित कर दिया गया। लाहौर अधिवेशन को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। लाहौर अधिवेशन में सम्मेलन 1929 को आधी रात को रावी नदी के तट पर कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा लहराकर पूर्ण स्वराज, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद नारों के बीच फहराया था। 2 जनवरी 1930 ईस्वी को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1929 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाए। देखिए लाहौर के अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार मिला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ। प्रारंभ से पहले की घटनाएं देखिए। आंदोलन प्रारंभ करने से पहले गांधी जी ने आंदोलन टालने का पूरा प्रयास किया। गांधी जी ने इरविन और रैमजे मैकडोनाल्ड के सम्मुख 31 जून 1930 ईस्वी को 11 सूत्रीय प्रस्ताव रखा, लेकिन इस मांग पत्र पर सरकार ने कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया। परिणाम स्वरूप 14 फरवरी 1930 ईस्वी को गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय किया गया। गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांगे न माने जाने पर इरविन को एक पत्र लिखा। मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुईं। दांडी यात्रा होती है साबरमती आश्रम से। दांडी यात्रा 240 मील की यात्रा है। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ 350 किलोमीटर दूर दांडी मार्च प्रारंभ किया। नमक कानून तोड़ा है। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हो गई थी। अब लाल कुर्ती आंदोलन या खुदाई खिदमतदार आंदोलन 1930 ईस्वी को हुआ। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, इनके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो जाता है 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 के मध्य। आयोजन स्थल लंदन रहा। ऐसी प्रथम वार्ता हुई जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबरी का दर्जा दिया गया। अध्यक्षता प्रथम गोलमेज सम्मेलन की किसने की? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। हिस्सा लेने वाले भारतीय थे M.R. जयकार, B.S. मुंजे हिंदू महासभा से थे, B.R. अम्बेडकर, K.T. पाल भारतीय ईसाई थे, आगा खां, मोहम्मद शफी जिन्ना, फजूलुल हक, C.Y. चिंतामणि, T.B. सप्रू उदारवादी थे। ये सब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। अब क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन ने। फिर क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए तैयार हो गई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने को तैयार हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर अगस्त प्रस्ताव होता है 1940 ईस्वी में, और फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है 1932 से 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। पूना पैक्ट होता है 26 सितंबर 1932 ईस्वी को। ये पूना पैक्ट किसके किसके बीच होता है? गांधी जी और अंबेडकर के बीच। इसमें समझौता हो जाता है कि प्रांतीय विधानमंडल में 148 सीटें दलितों के लिए आरक्षित रहेंगी और केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें आरक्षित रहेंगी। फिर अगस्त प्रस्ताव हो जाता है। क्रिप्स मिशन 1942 में आता है। 23 मार्च 1942 को स्टैफोर्ड क्रिप्स ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसकी मुख्य शर्तें थी कि युद्ध के भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा
और एक युद्ध कार्यकारी परिषद जिसमें भारतीय प्रतिनिधि शामिल होंगे। संविधान अस्वीकार होने पर वर्तमान स्थिति बरकरार रहेगी। भारत छोड़ो आंदोलन हो जाता है 1942 ईस्वी में, अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने करो या मरो का इसी में नारा दिया। 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। गांधी जी गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रखे गए। अन्य नेताओं में नेहरू, पंत, कृपलानी आदि को गिरफ्तार कर अहमदाबाद में रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को पटना में, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग झारखंड के जेल में रखा गया। ब्रिटिश दमन से बचने के लिए भूमिगत होकर नेताओं ने इसे नेतृत्व किया। राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता ने भूमिगत रेडियो का संचालन भी किया। शिमला समझौता 1945 में होता है। 14 जून 1945 को वायसराय लॉर्ड वेवेल ने एक योजना प्रस्तुत की जिसमें केंद्र में कार्यकारिणी परिषद का गठन, जिसमें वायसराय और कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त भारतीय सदस्य हों, लेकिन जिन्ना को सांप्रदायिक नीति के चलते यह असफल रहा था। कैबिनेट मिशन 1946 में आता है, जिसमें 24 मार्च 1946 को सर स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में यह मिशन भारत आया, जिसकी सिफारिशें थीं देसी रियायतें ब्रिटिश भारत के प्रांत होंगे और भारत एक प्रांत होगा जिसमें शामिल होंगे ब्रिटिश भारत के प्रांत। देसी रियायतें प्रांतों को 3 श्रेणियों में बांटा गया, बम्बई, बिहार, मध्य प्रांत। मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार कर दिया, ये भी फ्लॉप रहा। माउंटबेटन योजना आई 3 जून 1947 को। माउंटबेटन योजना के आधार पर ही 14-15 अगस्त 1947 को मध्य रात भारत स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो गया। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। तो कुल मिला के ऐसे में कुछ फैक्ट हैं। उद्बोधक नारे, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये दिया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया। इंकलाब जिंदाबाद का सरदार भगत सिंह ने। करो या मरो का महात्मा गांधी। जय हिंद का सुभाष चंद्र बोस। फिर हु लिव्स इफ इंडिया डाइज पंडित जवाहरलाल नेहरू। वेदों की ओर लौटो महर्षि दयानंद सरस्वती। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो महात्मा गांधी। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद। पराधीन सपने सुख नाही गोस्वामी तुलसीदास। ये साइमन कमीशन नेहरू रिपोर्ट बता दी। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य, जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गांधी इरविन समझौता, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, पृथक पाकिस्तान की मांग, क्रिप्स प्रस्ताव, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, माउंटबेटन योजना, स्वतंत्रता की प्राप्ति। अब देखिए स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं। कमिश्नर रैंड व हर्स्ट हत्याकांड 1897 चापेकर बंधुओं ने किया। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास, अलीपुर षड्यंत्र का कांड खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी ने किया। कर्नल वाइली हत्याकांड लंदन में मदन लाल ढींगरा ने किया। काकोरी कांड, काकोरी में बिस्मिल्ला व अहमद एशफाक उल्ला खान ने। सैंडर्स हत्याकांड सरदार भगत सिंह ने लाहौर में किया। शस्त्रागार डकैती कांड चटगांव में सूर्य सेन ने किया। जनरल डायर हत्याकांड लंदन में ऊधम सिंह ने किया था। तो कुल मिला के सारे फैक्ट्स डिस्कस हो गए और आधुनिक भारत का इतिहास इस वजह से ख़त्म हुआ। कम से कम हम 30 मिनट के वीडियो से जुड़े रहे। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद जो एट लास्ट तक जुड़े रहे। इसकी जो PDF है टेलीग्राम चैनल में आ जाएगी, वहाँ से जब आप लोग पढ़ लेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि इसमें मैंने रिटन चीज़ें कम दिखाई हैं और एज़ यूजुअल प्रोनाउंसिएट करके बोल करके आपको चीज़ें ज़्यादा बताई हैं। इस वीडियो को आपने अगर ध्यान से सुना होगा, देखिए मेरी भी ज़बान बहुत लड़खड़ा रही है। 30 मिनट से कंटिन्यूअसली मैंने बोला है। कैसा लगा वीडियो सेशन इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।